बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 है, एसिड्स एंड बेसिस के हवाले से ना। एक छोटा सा चैप्टर, ये इतना लेंथी नहीं है आपका। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं कि एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं ना। वैसे तो आपने मैट्रिक लेवल पे, ये इंटर लेवल पे आपका जो एफएससी वाले उनको तो पता है, उन्होंने इंटर लेवल पे भी पढ़ा है। तो बाकी जो आईसीएस वाले बच्चे हैं, उन्होंने अगर मैट्रिक में केमिस्ट्री पे पढ़ी है तो उसमें फिर उनका एसिड बेस वाला पॉइंट जो है वो भी क्लियर होगा। तो बहरहाल यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। पहले तो ये इसने दिए एग्जांपल कि हमारी डेली लाइफ में एसिड्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो हमारे स्टमक में मौजूद होता है और डाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है पानी के अंदर, यानी पानी और एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है। और जो लेमन और ऑरेंज जूसेस होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह टैमरिंड पेस्ट जो है उसके अंदर जो है वो टार्टरिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। तो मतलब हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन की चीज़ें हैं उनमें एसिड जो है वो इन्वॉल्व हैं। एसिड्स होते क्या हैं कि एसिड्स टेस्ट सोर, यानी खट्टा इनका टेस्ट होता है। और ये एसिड का वर्ड निकला हुआ है एसिडस से, जिसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा। एसिड्स की खूबियां क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसके ऊपर ना मुख्तलिफ कंपाउंड यानी डाइज मौजूद होते हैं कि जब वो एसिड में जाते हैं तो और कलर देते हैं, बेस में होते हैं तो और कलर देते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर हम ले लें जिसका अपना कलर पहले ब्लू होता है। जब उसे एसिड में डाला जाता है तो उसके अंदर मौजूद कंपाउंड एसिड के साथ इंटरेक्ट करके तो उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं कि वो कलर जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है। तो वो हमें बता देता है कि ये जो सोल्यूशन है ये एक एसिड का है। दूसरी खूबी ये है कि लाइब्रेट डाई हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मालिक्यूल जो है वो गैस ये इवॉल्व करते हैं जब एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। बेसिस जो है वो एसिड का उल्ट होती हैं। बेस का क्या करती हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं। दूसरा, टेस्ट इनका जो है वो बिटर होता है। फील सोपी, यानी अगर आप हाथ को टच करें तो ऐसे साबुन साबुन सा फील होता है ना, सोपी टच फील होता है। क्योंकि जो आपका सोप होता है वो असल में सोडियम या पोटेशियम के साल्ट ही होते हैं, मुख्तलिफ जो एसिड्स होते हैं उनके साल्ट होते हैं। तो बेस जो है वो ये हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिक्सअप हो के इस तरह वो साल्ट टाइप बना के वो सोपी टच बना देती है। कॉमन एग्जांपल ऑफ अ बेस इज वॉशिंग सोडा, जो हम वॉशिंग के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक वीक बेस होती है। साल्ट्स क्या होते हैं कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में मिक्सअप हो जाएं इन राइट प्रोपोर्शन, यानी उनकी रेशो बराबर की हो। यानी अगर एसिड के 10 मालिकूल है और बेस के भी 10 ही मालिकूल हों, एक जैसी रेशो वाले हों, तो फिर वो जो है ना वो मुकम्मल एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। और जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, साल्ट बोला जाता है। वो न्यूट्रल होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो ये सारे साल्ट की एग्जांपल बन जाती हैं। यहाँ तक तो जर्नल है, बेसिक्स है। अगला हमारा जो मेन टॉपिक है, जो आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से या एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट है। और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं एसिड्स के और बेसिस के ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट के हवाले से भी और आपके एमसीक्यू के हवाले से। लॉरी ब्रॉन्स्टेड इस दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया। अच्छा, एसिड एसिड और बेसिस की कंसेप्ट बताने के लिए ना काफ़ी 5-6 कंसेप्ट हैं मुख्तलिफ ना, आर्हीनियस है, लेवस है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये हमारे जो सिलेबस में सिर्फ है लॉरी ब्रॉन्स्टेड इस वक्त, तो हम उसी को सिर्फ फोकस कर रहे हैं, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसने इन ये क्या कहते हैं कि जी वो स्पीशी विच डोनेट प्रोटॉन, ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन, ये जो एच है ये प्रोटॉन होता है ना।
क्योंकि जब जो एसिड होता है आपने पढ़ा, वो पानी में जब डालते हैं तो इस तरह H+ आयन दे देता है। जो H+ आयन है, ये H3O+ इसलिए लिखा है ना कि ये जो वाटर था ना H2O था, इसने यहाँ से निकले हुए H+ को अपने साथ अटैच किया, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के तहत तो ये बन गया H3O+ बन गया। ठीक हो गया। तो ये जो H+ था, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, वो प्रोटॉन कहलाता है ना। प्रोटॉन क्यों कहलाता है उसकी भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ, ताकि थोड़ा आपको याद रखना इजी हो जाएगा। कि हाइड्रोजन होती है ना, अब इसके पास आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है। ठीक है। इसके पास जो प्रोटॉन है वो भी एक है, और इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं है, जीरो है। तो जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यही वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, ठीक है, तो ये बना लेगी H+। यानी अगली जो इसकी शक्ल होगी वो होगी हाइड्रोजन, और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का, H+ बना ले। एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो भी उसने छोड़ दिया, अब पीछे इसके पास क्या रह गया। आप कहेंगे कि सर, जो इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, वो जीरो हो गया, प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन पहले ही नहीं था। तो इसका मतलब H+ सिर्फ है क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन है, P, सिर्फ एक प्रोटॉन, इसलिए H+ को प्रोटॉन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए वो कह रहा है कि वो स्पीशीज जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, और वो स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम बेसिस का नाम दिया जाता है। अब ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस, कॉन्जुगेट बेस का क्या कंसेप्ट है, कि ये जैसे एग्जांपल है, एक एसिड है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, ये H+ इसने छोड़ दिया, तो पीछे A-, ये A- बच गया ना। तो H+ देने के बाद जो पिछला हिस्सा होता है उसके ऊपर ज़रा माइनस चार्ज आ जाएगा, A- हो गया। जो इसने H+ दिया है, वो साथ में मौजूद जो पानी था उसने वो H+ टेक किया है, H2O ने H+ लेके H3O+ बना दिया। अब एसिड, ये एसिड है क्यों, कि ये प्रोटॉन देने वाला है, H+ देने वाला है। ये बेस क्यों है, कि इसने प्रोटॉन उससे एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये बेस है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, तो हम कहते हैं कि अ बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, यानी ये बेस थी, इसने इससे प्रोटॉन लिया था, Ha से इसने प्रोटॉन लिया था, जब ले लिया तो जो शक्ल बनी उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। इसी तरह जो एसिड था, जब उसने H+ दे दिया तो उसको फिर नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उससे ड्राइव हुआ हुआ है ना, यानी A- जो है वो एसिड से निकला हुआ है, H3O+ जो है वो इस बेस से निकला हुआ है। और लेकिन एसिड और बेस का नाम क्यों दे रहे हैं, कि जो H3O+ इसने H+ गेन किया हुआ है, एसिड इसलिए कह रहे हैं कि ये H+ ये वापस भी तो दे सकता है, छोड़ सकता है, यानी इसमें H+ देने की सलाहियत है, प्रोटॉन देने की सलाहियत है, इसलिए ये एसिड हो गया। और ये जिसने H+ दिया था वो H+ वापस भी तो ले सकता है, लेके दोबारा वापस Ha की शक्ल में चला जाए, तो इसके लिए चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है इसलिए ये बेस का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया। ये तो होगी इनकी डेफिनेशन, एसिड क्या है, बेस क्या है, ये पहली लाइन में आ गया। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या है, वो ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ये उनकी एग्जांपल होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, शॉर्ट कह लें या वैसे उसमें MCQ के हवाले से, कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस का आपस में क्या ताल्लुक है ना। तो उसमें हम कहते हैं कि जी आप कॉन्जुगेट एसिड ले लें, जैसे PK है, और ये PKB जो है वो बेस की तरफ से है, तो दोनों को जमा कर लें तो इसका आंसर हमारे पास 14 आता है। कितना आंसर आता है, 14 आंसर आता है, 14 के बराबर होता है। ये बात हो रही है रूम टेम्परेचर पे ना, ये आपके ये नहीं नॉर्मल 25 डिग्री C टेम्परेचर की बेस पे ये बात कर। ये कैसे आता है, इसने नीचे प्रूव भी किया हुआ है। अब आपके वहाँ जो सिलेबस है उसमें तो सिर्फ ये मेंशन था कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट, ये प्रूव वगैरह तो मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इसको रहने दिया, बाकी एडिशनल चीज़ें मैंने इधर उधर की निकाल दी थी। हाँ, ये मैंने रहने दिया, आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ आए तो इसको ज़रा कर लीजिएगा, ना है तो कोई नहीं, इतना क्योंकि डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है तो चांस तो नहीं है इसके हवाले से आपसे सवाल पूछा जाए, समझा मैं इसको देता हूँ।
कि ये हमारे पास एसिड था, वाटर से इंटरेक्ट किया, ये उसने दो प्रोडक्ट बनाए। अब एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, के ए उसे बोला जाता है ना, बोले तो क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है ना, ये लॉ मास एक्शन अभी आगे बात आएगी। तो लॉ मास एक्शन कहता है जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पहले लिखें, ठीक हो गया, और जो रेक्टेंट हो ऊपर यानी उनकी हो, और जो नीचे है वो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन हो, ठीक है। तो ऊपर ये लिख दिया H3O+ और A-, और नीचे लिख दिया HA और वाटर, ये वाटर भी आना था। अच्छा, लेकिन वो वाटर चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसलिए वो फिर इधर बल्कि मैं आपको ना पहले आयनिक एसिड, ये एसिड को देखें ना, यहाँ से आपको क्लियर, ये एसिड था, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है ना, कि उसका ये कि भी HA और वाटर मिलके ये बना रहे थे। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं तो उसका तरीका होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नीचे रेक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, और ये शुरू वाले एरो से पहले वाले जो लेफ्ट साइड में ये रेक्टेंट है, वो नीचे आ गए। अब फिर हम कहते हैं जो कि वाटर जो है वो तो आयनाइज नहीं हो रहा, वो तो वैसे ही ठहरा हुआ है, तो उसकी कंसंट्रेशन में तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी कंसंट्रेशन यानी कांस्टेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, बड़ी ब्रैकेट, ये शो करती हैं कंसंट्रेशन को, उसकी यानी कंसंट्रेशन को, अमाउंट को शो कर। तो इसकी अमाउंट कांस्टेंट रह रही है, तो वाटर को हमने इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जो आंसर आ रहा है वो के ए है, जिसे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का नाम दे रहे हैं। तो के ए यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू, बाकी ये सारी टर्म वैसे ही आपकी मौजूद आ गई, तो ये के ए का एक्सप्रेशन आ गया, जो हमने यहाँ पे ये एज सच इसमें से लिख लिया हुआ। इसी तरह के बी को देखेंगे, तो के बी, इसका अब बी बी बेस से निकला हुआ है, वो इसका उल्ट चले, यानी ये उस वक्त ये रेक्टेंट बनेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों रेक्टेंट बनेंगे और ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक हो गया। बल्कि इसको अब मैं ऐसे समझाता हूँ, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बेस भी यहाँ दिया हुआ है, ये देखें। अब ये बी है ना, वाटर से मिला BH+ और OH- हो गया, ठीक है। अब वहां पे यहाँ पे हमने चूंकि A- था उसको लिया हुआ, मैं उसी के हिसाब से अगर आपको इक्वेशन यहाँ पे इस केस के अंदर A- है ना, तो वो बनाएं तो आपके पास ही नहीं ऐसे बनेगा कि ये आपके पास है A- है, A- लेते इधर माइनस है, इधर से ये A- था जी, ठीक है, प्लस वाटर, ये माइनस, यानी अब A- के हिसाब से इक्वेशन बन रही है, तो A- था प्लस वाटर H2O, ठीक है, वाटर हो गया, एरो लगा लें। अब ये A- इससे H+ ले लेगा, तो ये बन जाएगा HA, ठीक हो, यानी यहाँ हो गया HA, ठीक हो, और प्लस जो H, जब इसमें से H निकल जाएगा पीछे बचेगा OH-, वो OH- यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे प्रोडक्ट है, ये दोनों, और ये मेरे रेक्टेंट है, तो उसी अंदाज से HA और OH- ऊपर आएंगे, ये दोनों नीचे आएंगे, KC पहले, फिर वाटर जाके मल्टीप्लाई होगा जैसे अभी के में आपने देखा था, तो KC से मल्टीप्लाई होकर वो बना देगा KB। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, HA और OH- ऊपर होंगे, A- जो है वो नीचे होगा, जो यहाँ लिखा करना, HA और OH- ऊपर है और A- जो है वो नीचे लिखा हुआ, ये KB बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, के ए जरब के बी करें, तो इसमें ये आपस में जो एक जैसे HA से कट गया, ठीक है, A- से कट गया, तो आपके पास सिर्फ बचा H3O+, यानी H+ बचा, और OH- बची। ये दोनों जो वो बराबर होते हैं KW के, ठीक है, ये भी अभी आगे पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर है, KW के, वो बराबर है 10⁻⁻14 के, ठीक हो गए। उसकी वैल्यू है ना, वो भी अभी कैलकुलेट करेंगे, ये 25 डिग्री C पे बात हो रही है हमारी। तो KA और KB जो है वो इक्वल आ गए KW के, और वो बराबर आ गया 10⁻⁻14 के।
दोनों तरफ लॉग ले लिया, उधर भी लॉग ले लिया, उधर भी लॉग ले लिया, और माइनस से भी दोनों को साइडों पे ज़रब दे दी। पहले लॉग ओपन किया तो लॉग के ए आ गया, प्लस लॉग, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, जब मल्टीप्लाई में दो चीजें हों और उनका लॉग अलग अलग किया जाए तो दरमियान में प्लस आता है। तो लॉग के ए प्लस लॉग के बी था। जब माइनस ने ज़रब दी तो उसे भी माइनस कर दिया, उसे भी माइनस कर दिया, और ये माइनस वैसे ही आ गया। अच्छा, माइनस लॉग ऑफ के ए को हम शो करते हैं पी के ए से, माइनस लॉग ऑफ के बी को शो किया जाता है पी के बी से, और माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी के डब्ल्यू के। और ये बराबर था ना के डब्ल्यू 10⁻14 के, तो माइनस लॉग उसका भी ले लिया। अच्छा, अब आपने सुना हुआ है लॉग में किसी चीज का लॉग और उसमें कोई पावर हो तो पावर नीचे आ जाती है, तो -14 नीचे आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके वो प्लस का 14 बन जाएगा। और लॉग ऑफ 10 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो वो खत्म हो गया, बस 14 आंसर आ गया। तो इस तरह यानी ये इसको 14 के बराबर किया हुआ। ये बताना मकसद सिर्फ इसलिए, इसके बताने का मकसद ये था कि इसमें ना दो चीजें हमारे सामने आती हैं, कि अगर एक एसिड है, वीक एसिड है, तो उसके जो बनने वाली कॉन्जुगेट बेस होगी वो स्ट्रांग होगी, या अगर स्ट्रांग एसिड है तो बनने वाली कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगी। इसी तरह अगर स्ट्रांग बेस है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, अगर बेस वीक है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है, यानी के और के बी जो है एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो यहां से पता चला, देखें, पी के और पी के बी को जमा करें तो 14 के बराबर है। मैं आपको कहूँ पी के की वैल्यू 10 है तो आप कहेंगे पी के बी की सर 4 होगी, 10 × 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। मैं कहूँ अच्छा पी के 10 की बजाय मैंने कम कर दिया, 5 कर दिया, तो आप कहेंगे सर पी के बी फिर 9 होगा, 5 × 9 करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी आप पी के ए को छोटा करेंगे तो पी के बी बढ़ता जाएगा, या पी के ए को बढ़ाते जाएंगे तो पी के बी जो है वो छोटा होता जाएगा। दोनों को जमा करके आंसर आपका 14 ही आना है। इसलिए उसने कहा ये दोनों उल्ट हैं। तो अब आपके सामने ये पॉइंट आ गया कि अगर आपको कहा जाए कि एक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाली ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगी। इसी तरह अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वीक होगा। ठीक हो, अगर आप इस, ये तो हो गया उस इक्वेशन को देख के बताया। अगर आप थोड़ा इसको समझना चाहें कंसेप्ट को, तो आप ऐसे जहन में रखें, एसिड वो है जिसने प्रोटॉन देना है, तो जिसकी, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसकी प्रोटॉन देने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो अगर इसकी प्रोटॉन देने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये ए माइनस की शक्ल में ज्यादा स्टेबल है, तो ये ए एच ए की शक्ल से भाग के ए माइनस की शक्ल में जाएगा। लेकिन अगर इससे कहा जाए ए माइनस को कि आप तुम वापस एच प्लस लेके वापस चले जाओ, तो कहेगा मैं उधर से तो भाग के आऊं तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। यानी एसिड स्ट्रॉन्ग था, उसका एच छोड़ के इधर जाने की सलाहियत ज्यादा थी, तो उसकी जो बनने वाली बेस है, अब उसकी एच को वापस लेके वापस जाने की सलाहियत उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं। उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ये मैंने पॉइंट अभी हमने किया था कि के इसके बराबर आता है। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जितना एसिड ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये ज्यादा आयोनाइज होगा, H प्लस आयन और A माइनस आयन उतने ज्यादा बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये आयन जितने ज्यादा होंगे इस इक्वेशन के मुताबिक, A माइनस जितना ज्यादा होगा, H3O प्लस जितना ज्यादा होगा, तो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर भी बड़ा आएगा, तो के की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। यानी जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, ज्यादा आयोनाइज होगा, और के ए की वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ठीक होगा। तो के ए और एसिडिटी का ताल्लुक यही हम लिखते हैं कि के ए की वैल्यू अगर 10⁻³ से भी छोटी हो तो फिर वो वीक है, अगर वो 1 और 10⁻³ के दरमियान है तो वो फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, यानी दरमियाना स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नहीं। और अगर के की वैल्यू 1 से भी बड़ी हो जाए तो फिर हम कहते हैं एसिड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी के जितना बड़ा एसिड आपका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पी के ए एंड एसिडिटी, पी के ए क्या चीज है, अभी हमने पीछे ये भी किया था कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए था तो उसको हमने कहा ये बराबर है पी के ए के। तो यही बात वो लिख रहा है कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए ले लें तो वो पी के ए के बराबर होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है, मतलब देखो ना, के ए जितना बड़ा होगा, अब माइनस का आपको पता है माइनस में जो चीज जितनी बड़ी होती है उतना वो छोटा हो जाता है। यानी वैसे तो आप कहेंगे ना कि सर 8 बड़ा है और जो 5 है वो छोटा है, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं
वैसे तो आप कहेंगे कि ये सर 8 है, ठीक है, 8 बड़ा है 5 से, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं -8, तो आप कहेंगे सर -8 छोटा है -5 से, ठीक हो। नंबर हम लिखते हैं ना ऐसे, आपने पढ़ा हुआ है, मतलब ये ऐसे चल रहा होता है ना, -3 है, ठीक है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है, फिर +2 आता है, +3 आता है, ठीक है। तो आप, मैं आपसे कहूँगा 3, आपका 0 से इधर जा रहे हैं सर, बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट से राइट बड़ा है, मतलब -3 छोटा है, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा, 1 उससे बड़ा, 2 से, इस अंदाज से चल। तो माइनस में जब लग जाए तो जितनी माइनस में वैल्यू छोटी होती है असल में वो बड़ी होती है। तो इसलिए वो यहाँ लिख रहा है कि भाई ये देखें, ये नेगेटिव लॉग ऑफ के जितना बड़ा होगा, अभी पीछे आप बात कर रहे हैं एसिड जितना स्ट्रॉन्ग हो उसका के की वैल्यू बड़ी होगी, है ना, के की वैल्यू बड़ी होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया। तो के बड़ा है तो माइनस की वजह से उसका आंसर तो छोटा आएगा, माइनस माइनस में जो चीज बड़ी होगी तो वो तो फिर छोटा कहलाएगा, तो पी के की वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो के तो उसका बड़ा होगा, लेकिन पी के ए की वैल्यू उसकी छोटी होगी। ये पॉइंट्स आपने एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखने कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए की वैल्यू बड़ी होती है और पी के ए की वैल्यू छोटी होती है। आयनाइजेशन कांस्टेंट है बेस का। जैसे अभी ए माइनस के साथ मैंने मिसाल दी थी, यहाँ इसने जर्नल एक बी ले लिया है कि बी वाटर से मिला, उससे H+ लेके BH+ बना दिया, OH- उसका पीछे बच गया। के सी लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर एक्टेंट की कंसंट्रेशन, वाटर मल्टीप्लाई होगा तो ये शक्ल बन जाएगी। और उसके बाद आप जब बाय के सी और वाटर जो है उसको हमने नाम दे दिया के बी का, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो के बी बराबर इसके आ गया, ये भी उसी तरह के ए की तरह, जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा आयोनाइज होगी, उतने ज्यादा OH- आयन प्रोड्यूस करवाएगी, और के बी की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, ठीक हो गया। ये ना, स्मॉलर द के बी वीकर द बेस, ठीक हो। यानी के बी की वैल्यू आपको बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बता रही, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट वैल्यू की शक्ल में बता रही होती कि के बी की वैल्यू ही आपको बता देती बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो के बी की, बी का ताल्लुक भी पी के बी के साथ है कि पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, और माइनस की वजह से बिल्कुल उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के उल्ट है। यानी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो के बी तो लार्ज होगा, लेकिन पी के बी जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक होगा। उसके बाद है आयनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। अच्छा, इसमें शॉर्ट भी थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। एक तो ये कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मुराद है ना, तो हम कहते हैं जो वाटर है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो खुद ब खुद सेल्फ आयनाइजेशन इससे बोली जाती है, यानी खुद ही खुद वाटर जो है वो आयनाइज होके H+ और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाए, यानी सारा नहीं होते, 100 मालिकूल में से कुछ अमाउंट जो है, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट जो है वो इस तरह आयनाइज हुई खड़ी होती है, वह इसलिए इसको बोल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब थोड़ी आयनाइज। अगर इस रिएक्शन का आप केसी लिखेंगे तो ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस इनकी वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करते हैं तो आंसर मेरे पास ये आ जाता है, ये केसी की वैल्यू आ गई 25 डिग्री C पे। फिर वो कह रहा है H+OH- को एक तरफ रख लूं, ये वाटर उधर जाके केसी से मल्टीप्लाई हो जाए, केसी की वैल्यू तो ये 1.8 × 10⁻16 थी, वो लिख दी। और वाटर की कंसंट्रेशन जब हम निकालते हैं उसकी डेंसिटी से तो वो निकलती है 55.5 मोल/dm³, ये उसकी डेंसिटी से निकाली हुई है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है ना 1000 ग्राम/dm³, एक डीएम क्यूब में 1000 ग्राम, तो उस 1000 ग्राम को आप कन्वर्ट कर ले उसमें डेंसिटी का, आपकी कंसंट्रेशन होती है ना मोल, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उस मैस 1000 ग्राम को आप कन्वर्ट कर लें मोल्स में, तो मोल में कैसे निकलेंगे, आप कहेंगे 1000 ग्राम है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो मोलर मास वाटर की 18 होती है, तो 1000 तकसीम डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आंसर आ गया 1.01, आप 1 नहीं समझे इसको तो 10⁻14 हमारे पास सिर्फ यानी आ जाता है आंसर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका है ना, ये 10⁻, इसको हम नाम देते हैं KW, जैसे पीछे एसिड
एसिड के केस में आपने के ए बोल दिया, बेस के केस में के बी बोल दिया, और वाटर के केस में हम इस ये के सी इंटू वाटर जो मल्टीप्लाई होके दे रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, के डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। ठीक हो, जैसे याद है ना, एसिड के केस में आपने के सी वाटर को नाम दिया के ए का, बेस के केस में के सी और वाटर को नाम दिया के बी का, तो वाटर के केस में के सी और वाटर ये नाम कहलाएगा के डब्ल्यू का। ठीक हो गया, तो के डब्ल्यू बराबर आ गया एच प्लस और ओ एच माइनस आयन के, और वो आगे बराबर आ गया 10⁻⁻14 के एट 25 डिग्री सी के। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है, अब ओवरऑल ये हो गया, अगर के डब्ल्यू को साइड पे रखूं तो एच प्लस और ओ एच माइनस आयन दोनों को आप कंसंट्रेशन लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 10⁻⁻14 आ जाएगा एट 25 डिग्री सी। के डब्ल्यू इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है। के डब्ल्यू जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। जो ऊपर क्वेश्चन था ना हमारा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से क्या मुराद है, ये आपका वो सिलेबस में टॉपिक था। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, वो के डब्ल्यू है। ठीक हो गया, जो बराबर है एच प्लस ओ एच माइनस आयन के, वो बराबर है 10⁻⁻14 के एट 25 डिग्री सी के। अब के डब्ल्यू के आगे थोड़े से फैक्टर है, एक है टेम्परेचर का फैक्टर। टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो ये बढ़ते, जैसे इसने कहा जी अगर 0 डिग्री से 100 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा दें तो के डब्ल्यू की वैल्यू 75 टाइम्स बढ़ जाती है। ये देखो ना, आपने अभी कहा ना पानी जो है वो खुद ब खुद टूट के एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में बदला खड़ा होता है, जिसकी वजह से ये के डब्ल्यू आ रहा है। तो अगर मैं हीट दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो आप कहेंगे सर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये मालिक्यूल ज्यादा टूटेंगे, ज्यादा एच प्लस ओ एच माइनस आयन बनेंगे, ये ज्यादा बनेंगे, तो फिर ये आप ये एच प्लस ओ एच माइनस आयन ज्यादा होंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। एच प्लस और ओ एच माइनस आयन का आपस में मुकाबला करें, कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो ये दोनों है बराबर, ये लेकिन इन न्यूट्रल वाटर, क्योंकि पानी का एक मालिकूल टूट के जितने एच प्लस आयन देगा उतने ही ओ एच माइनस आयन देगा, दोनों की तादाद क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए उसने लिखा कि न्यूट्रल वाटर हो तो उसमें एच प्लस और एच माइनस आयन तो है बराबर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एसर डाल देंगे तो फिर एच प्लस आयन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, अगर थोड़ी सी बेस डाल देंगे तो फिर ओ एच माइनस आयन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेस ने ओ एच माइनस आयन जाके प्रोड्यूस करवाने हैं, एसर ने एच प्लस आयन जाके देने हैं। ठीक हो गए, तो इस वजह से फिर इनकी जो कंसंट्रेशन है उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन के डब्ल्यू आपका जो है वो क्या रहता है, 10⁻⁻, चाहे थोड़ा सा एसर डाल दें चाहे थोड़ी सी बेस डाल दें, के डब्ल्यू में फर्क नहीं पड़ता, वो 10⁻⁻14 ही रहता है। आप ऐसे जहन में रख लें कि ये जितने भी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं ना, जैसे अभी आपने के ए की बात की है, के बी की बात की है, ये के डब्ल्यू आ गया। ठीक हो गया, ये सारे क्या हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सिर्फ सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कौन सा, टेम्परेचर का, और किसी पे कंसंट्रेशन पे, प्रेशर, वॉल्यूम, किसी पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ टेम्परेचर पे करते हैं। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज होगी, वरना इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक होगा, अब जैसे यहाँ हमने कहा कि सर थोड़ा सा एसर डालें तो तादाद तो चेंज हो गई उसकी, तो फिर क्यों नहीं हुआ, तो वो एक आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, एफएससी वालों ने तो पढ़ा होगा, आईसीएस वालों ने शायद ना गुजरा हो, ली चार्टरी प्रिंसिपल था। वो ये कहता था कि देख ना, जैसे आप ये एक इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम में ये ठहरा हुआ, अगर इसके अंदर मैं एच प्लस आयन थोड़ा सा एसर डाल दूं तो एच प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे ना ये वाले। तो ली चार्टिस प्रिंसिपल कहता था कि अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे आप कुछ चीज ऐड कर दें तो वो वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्ट से रेक्टेंट की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी ये एच प्लस आयन जो आपने ज्यादा डाले हैं वो साथ में पड़े हुए OH माइनस आयन से मिलेंगे और H2O बना देंगे वापस। ठीक हो गया, तो यानी अब केसी जो था आपके पास था तो वो ये था ना, एच प्लस ओ एच माइनस ओवर वाटर, आपने एच प्लस बढ़ा दिए, उसने क्या किया, खुद को कम करने के लिए साथ में पड़े OH माइनस आयन को भी थोड़ा कम कर लिया, खुद भी कम हो गया, और उधर से वाटर को थोड़ा बढ़ा दिया। तो आप जब इस नई चीजों जो वैल्यूज आई उसको वैल्यूज पुट करके जब आंसर निकालोगे तो आंसर यही आएगा, यानी आपने ऊपर वाले को बढ़ाया था लेकिन उसने खुद ब खुद अपने आप को कम कर लिया, नीचे वाले की कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया, और आपका आंसर को उसने चेंज नहीं होने दिया। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ आप कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करेंगे तो उससे इनकी वैल्यू के सी वगैरह की चेंज नहीं होती।
टेम्परेचर से होती है, क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन एक ही तरफ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अब ज्यादा पानी के मालिक्यूल टूटेंगे और ये वाले आयन ज्यादा बन जाएंगे, यानी ऊपर वालों की तादाद बढ़ गई है और नीचे वालों की कम हो गई है, तो ओवरऑल आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सिर्फ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं एच प्लस ओ एच माइनस एन दोनों बराबर होते हैं न्यूट्रल में, तो पीछे अभी हमने कहा 25 डिग्री सी पे ये दोनों का प्रोडक्ट तो 10 की पावर -14 था, इसका मतलब है आधा, इसके दो हिस्से कर ले, तो 10 की पावर -7 इसमें एच प्लस है, 10 की पावर -7 ही इसमें ओ एच माइनस आयन है। अब वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर की भी बात करूँ एच प्लस और ओ एच माइनस आयन पे, तो आप कहेंगे सर एच प्लस और ओ एच माइनस आयन की तादाद तो आपस में रहती है बराबर। ठीक है, चाहे आप 40 डिग्री सी पे हैं, चाहे आप 100 डिग्री सी पे हैं, ठीक है, जहां भी है आपके एच प्लस और ओ एच माइनस आयन की जो तादाद है वो क्या रहेगी, वो इक्वल ही रहेगी, क्योंकि देखो ना 40 डिग्री सी पे इधर मालिकूल थोड़े गए, 100 डिग्री सी पे यहाँ से और मालिकूल आए हैं, तो जितने भी आए हैं जितने ये बनेंगे उतने ये बनेंगे, दोनों की तादाद क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यही जुमला उसने लिखा है कि 40 डिग्री सी पे ये दोनों बराबर है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है वो एच 10 की पावर -7 जो 25 डिग्री सी था उससे कम है। लेकिन जब वो कह रहे हैं आप 100 डिग्री सी पे पहुंचते हैं तब भी ओ एच प्लस और ओ एच माइनस आयन जो है उन वो तो बराबर है आपस में। ठीक है, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन हैं वो 40 डिग्री सी से क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती, बड़ी हो जाती। ठीक हो, तो वैल्यूज ऑफ एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बट बोथ रिमेन्स इक्वल, रहते वो बराबर। ओके हो गई यहाँ तक, एक हमारा शॉर्ट था आयनिक प्रोडक्ट वाटर से क्या मुराद है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया। एक हमारा शॉर्ट है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी साथ पूछे तो ये लाइन भी ऐड कर देंगे। एक हमारा शॉर्ट है एच प्लस ओ एच माइनस आयन जो है इनको आपस में कंपैरिजन करें एट 25 डिग्री सी पे, तो ये वाला पॉइंट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला आ जाएगा। एक शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट है पीएच और पीओएच से क्या मुराद है और इनका आपस में ताल्लुक बता दें। तो पीएच हम कहते हैं कि ये नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन ले ले तो पीएच है, अगर नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन ले ले तो वो पी ओ एच के बराबर है। ठीक हो गया। वैल्यूज ऑफ पीएच एंड पीओएच न्यूट्रल फॉर न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर के लिए अगर आप इनकी वैल्यूज को देखेंगे तो आप कहेंगे सर अभी हमने कहा था कि एच प्लस आयन 10 की पावर -7 के बराबर है, ओ एच माइनस आयन भी सी के बराबर है, तो पीएच की वैल्यू जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो जैसे हमने अभी 10 की पावर -14 का आंसर किया था तो आंसर 14 आया था, उसी तरह ये पावर नीचे आके माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, log 10 जो है वो 1 के बराबर, तो 7 आंसर आ गया, पीओएच भी 7 आ गई। इसका मतलब ये कि आम रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे पीएच की वैल्यू भी 7 है, पीओएच की वैल्यू भी 7, और इन दोनों को जमा कर लें तो आंसर आपका क्या आएगा, 14 आएगा ना, 7 और 7 14 आ जाएगा। वही नीचे इसने लिखा हुआ है कि जनाब लॉग ऑफ के डब्ल्यू ले वो पी के डब्ल्यू के बराबर है, तो पी के डब्ल्यू बराबर हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -14 वो 14 आ गया। और पीछे हमने बात की थी पी के डब्ल्यू जो है वो बराबर था पी एच प्लस, यानी पी के डब्ल्यू अब बराबर आ गया पी एच प्लस पी ओ एच के, और वो बराबर आ गए 14 के। ठीक है, ये दोनों का आंसर 4। अब ये वाला इस पे आपके एमसीक्यू या शॉर्ट हो सकता है, जैसे पीछे अभी हमने बात की थी पी के और पी के बी की, कि वो 14 के बराबर था ये, इसमें ये कांजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट में, कि अगर मुझे कहा जाए पी के की वैल्यू 10 है तो मैं कहूँगा पी के बी की वैल्यू 4 है, दोनों को जमा करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट ये सवाल इस तरह हो सकता है, आपको पी एच बता दे और पी ओ एच का पूछ ले, तो आप कहेंगे अगर ये 10 है तो ये फिर 4 होगी, तभी आंसर 14 आएगा ना। तो यानी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू बता के दूसरी की वैल्यू पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में ज्यादातर इसके चांस हो सकते हैं। ठीक होगा। और ये भी हो सकता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कि आपको एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे दे, कैलकुलेटर आपने रखना है पेपर में ना साथ, क्योंकि इनमें आपके कुछ हैं जिनमें कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा। तो अगर वो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको बता दे तो आप पहले नेगेटिव लॉग एच प्लस आयन लेके ये जिस तरह ये किया हुआ है, तो पीएच निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे 14 वाली में, और फिर पीओएच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो, पीएच स्केल ये भी अलग एक एमसीक्यू टाइप का हो सकता है पॉइंट इसका, कि पी के डब्ल्यू जो कह रहा है जो वैल्यू आपने लिखी है 14 के बराबर है, वो कहते हैं ये इज लेस देन 14 एट हाई टेम्परेचर, जब आप हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो फिर इनकी इसकी वैल्यू 14 से कम हो जाती है। वैसे नॉर्मल जो पीएच है उसकी वैल्यू आपकी 0 से 14 के दरमियान वेरी कर रही होती है,
नेगेटिव सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव पीएच भी मौजूद हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी है जिनकी पीएच 14 से भी ज्यादा होती है। ये मतलब कुछ सॉल्यूशंस हैं सही, लेकिन बहुत रेयर है। नॉर्मल हमारे पास 0 से 14 के दरमियान ही पीएच वैल्यू मौजूद होती है। अब ये उसने उसको स्केल को, यानी 0 से 14 तक है ना, तो उसको डिवाइड किया। अब 0 से लेके 7 तक का रीजन है एसिड का, यानी जो एसिड होंगे उनकी पीएच 0 से 7 के दरमियान आएगी। 7 पे न्यूट्रल होता है सोल्यूशन, और 7 और 14 के दरमियान बेस आती है। अच्छा, फिर ये भी है कि अगर 0 के करीब करीब है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 के करीब करीब है तो फिर वीक एसिड है। इसी तरह 7 के करीब करीब बेस है तो फिर वो वीक बेस है, और 14 के करीब करीब वैल्यू है पीएच की अगर बेस की, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक हो। अच्छा, इसमें अब ये यहाँ पे शो तो नहीं किया हुआ, लेकिन आपने जहन में रखना है कि अगर ये देखो ना, ये पीओएच इसका उल्ट है। मतलब ये पीएच को शो किया ना उसने, ये पीएच के लिए बात की है ये सारी। तो पीओएच इसके नीचे चल रहा होगा, यानी यहाँ पे पीएच 0 है तो पीओएच 14 है। यहाँ 7 ही होगा, यहाँ वो 0 होगा। ठीक है, मतलब मैं इसको थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। यानी अगर मेरे पास ये है 0 है, ठीक है, और उसके बाद ये 7 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद ये 14 आ गया। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? पीएच की। ठीक है। अगर आप बात करेंगे पीओएच की, ठीक है, तो आप कहेंगे सर होगा तो ये इसी तरह, लेकिन जब पीएच 0 है तो उस वक्त पीओएच 14 होगी, क्योंकि दोनों का सम तो 14 आ रहा है ना, ये 7 7 14 ऐसे ही आएगा। ये 14 है तो ये क्या होगा? ये आप कहेंगे सर 0 होगा। ठीक होगा। अब इसका मतलब जो भी आप कह रहे हो, आपने कहा यस सर ये वाला एरिया एसिड का है, ये वाला एरिया आपने कहा सर बेस का है। ठीक हो गया। तो अगर मैं ये एमसीक्यू के हवाले से ध्यान में रखना, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपसे कहे कि जी एसिड के लिए पीएच रेंज कौन सी है? आप कहेंगे 0 से 7 के दरमियान है। अगर कहे एसिड के लिए पीओएच की रेंज क्या है, तो वो आप कहेंगे 7 से 14 के दरमियान है। इसी तरह बेस के लिए कहे पीएच की रेंज क्या है, तो आप कहेंगे 7 से 14। और बेस के लिए पीओएच की रेंज क्या है, तो वो आप कहेंगे 0 से 7 के दरमियान। ठीक होगा। फिर जैसे अभी आपने कहा कि ये 0 पीएच में जो 0 के करीब करीब होते हैं, ये वाले इस साइड पे हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। जो यहाँ पे 7 के करीब करीब है वो वीक एसिड है। और बेस के केस में आपने कहा कि सर जो 7 के करीब करीब है वीक बेस है, जो 14 के करीब करीब है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक हो गया। तो यही बात अगर उस पे पूछी जाए पीओएच पे, तो इस चीज को आप सामने रखेंगे तो आपको जेहन में आ जाएगा कि जो पीओएच है उसमें भी ये कि 0 से 7 वाला काम है बेस का। तो 0 के पास पास अगर पीओएच हो, पीओएच की बात अब कर रहा हूं मैं, पीओएच की, तो 0 से पास पास पीओएच हो तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और 7 के पास पास हो तो वीक बेस है। इसी तरह 7 के पास पास पीओएच है तो वो वीक एसिड है, और 14 के पास पास अगर उसकी पीओएच है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। तो इसी तरह आप इसमें एमसीक्यू के हवाले से इसको थोड़ा देख लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड एसिडिटी या बेसिसिटी में क्या ताल्लुक है, वो हम बात हमने कर ली कि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से लेस एसिड है, 7 से ग्रेटर पीएच हो तो वो बेस है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस पे प्रैक्टिस के लिए ना, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह जी जो आपके क्वेश्चन इसमें मैंने अब ये इसमें टू दी पॉइंट जो रह गए ना, इनकी अलग एक फाइल बना दूंगा, उसमें ये सॉल्व किए हुए होंगे। हाँ, तो उसको आप जरा देख लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में उनके वाले से कोई सवाल आए तो उसको फिर चेक किया जा सके। उसके बाद है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज होता है ना, न्यूट्रल करना, एक दूसरे के असर को खत्म करना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर जब एक एसिड और बेस आपस में मिक्सअप हो और मुकम्मल तौर पे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दे, तो उसको फिर हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक हो। ये रिएक्शन सॉल्यूशन में भी हो सकता है, जैसे HCl का सॉल्यूशन लिया, NaOH का सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स करके साल्ट पानी बन गया।
गैस में भी होते, जैसे HCl भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, गैस गैस आपस में मिलके ये साल्ट बना देती है, अमोनियम क्लोराइड, तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अच्छा आपके सिलेबस में तो सिर्फ ये मेंशन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट्स मुझे मोस्ट रिलेटेड इसमें लगे थे, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया इस शॉर्ट नोट्स में ना, उसको मैंने रहने दिए। तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद है। एंथैल्पी मतलब जो हीट इवॉल्व होती है ना, जब एसिड बेस मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, तो उसमें से टेम्परेचर ये नीचे बढ़ता है, हीट निकलती है। तो वो जो हीट इवॉल्व हो रही है कब, जब 1 मोल ऑफ वाटर इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी एसिड और अल्कली आपस में मिक्सअप हो, और मिक्सअप होने के बाद साल्ट और वाटर बना दें, ठीक हो गया। और वाटर का 1 मोल वाटर बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये ना किलो जूल पर मोल है ना यूनिट इसका, तो वो -57.1 होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए ये वैल्यू आती। तो ये उसके बाद इस तरह HBr और KOH है, इनको, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से वाटर बना 1 मोल का, तो यही वैल्यू है। तो ओवरऑल हम कहते हैं आयनिक, आयनिक इक्वेशन बोली जाए, देखो ना, Cl- आयन पहले भी आयन थे, ये बाद में साल्ट बना के भी वो आयन की फॉर्म में ही है। Na सोडियम जो था वो पहले भी आयन था, बाद में भी आयन है। इसी तरह इसमें ये जो Br है पहले भी आयन है, बाद में भी आयन है। K+ पहले भी आयन है, बाद में भी आयन है। तो जो पहले भी आयन है बाद में भी आयन है, इसका मतलब उन्होंने तो रिएक्शन में हिस्सा लिया ही नहीं। असल रिएक्शन क्या हो रहा है कि एसिड की तरफ से H+ आयन आए थे, बेस की तरफ से OH- आयन आए थे, जिन्होंने मिल के वाटर लिक्विड फॉर्म में बना दिया, यानी आयन अब खत्म हो गए और एक न्यूट्रल मालिक्यूल जो है वो बन गया। तो असल रिएक्शन तो ये हो रहा है, और ये जो -57.1 आप किलो जूल पर मोल एनर्जी लिख रहे हैं वो इसी की ही है, यानी 1 मोल वाटर बनने की ये एनर्जी है फ्रॉम H+ आयन एंड OH- आयन। इसलिए वो जुमला बोला जाता है ना, ये ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सेम फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए भी सेम है। बस क्यों सेम है, क्योंकि ये अभी जो बात मैंने की कि क्लोराइड आयन पहले भी आयन है बाद में भी आयन है, सोडियम पहले भी आयन है बाद में आयन है, तो ये तो हो गया ना, इनको बोला जाता है स्पेक्टेटर आयन। ये तो तमाशा ये बात देख रहे हैं रिएक्शन होता हुआ, खुद तो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। रिएक्शन हो रहा है H+ का OH- के साथ और बना रहा है H2O लिक्विड। तो इसलिए ये चूंकि जो कोई भी एसिड बेस ले लें, ये वाला रिएक्शन तो सब में हो रहा होगा, इसलिए कहा गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस ले लें तो उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सब की सेम होती, क्योंकि सब में एक ही रिएक्शन ये चल रहा होता। उसके बाद हमारे पास है जी टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपने मैट्रिक में भी की होंगी, और प्रैक्टिकल में ना, इंटर में भी प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशंस का। तो उस हवाले से ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, बस वो आप इसको देख लें। अगर पेपर में कोई इसके हवाले से MCQ वगैरह के चांस ज़्यादा है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। अच्छा, इसमें टाइट्रेशन होती क्या है, ये हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, यानी वॉल्यूम मैयर करके हम काम चला रहे होते हैं ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम की मेजरमेंट की शक्ल में हम अपने उस एक्सपेरिमेंट को लेके चल रहे होते हैं, इसलिए ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूम को एनालाइज किया जा रहा होता है किसके लिए, कि एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं, ये टाइट्रेशन के जरिए ना। क्या है, सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, यानी एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, वो हम पता चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, उसको हम एक और स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेते हैं जिसके वॉल्यूम का हमें पता होता है, जिसकी कंसंट्रेशन का भी हमें पता होता है। तो उस जिसके वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का पता है उसको इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता, उसके कंसंट्रेशन हम निकाल रहे होते हैं। ठीक होगा, कैसे दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं, और ये नोट करते हैं कि इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है जिसके वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का मुझे पता है, उसके साथ रिएक्शन करने के लिए इस अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगा है। तो वॉल्यूम का पता मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, फिर बाद में मैं ये फार्मूला लगाऊंगा ये वाला, कि M1 से मुराद कंसंट्रेशन है, यानी अननोन वाले की कंसंट्रेशन आपने निकालनी है। अननोन का जो वॉल्यूम है वो आपको इस एक्सपेरिमेंट ने, टाइट्रेशन वाले ने बता दिया। और M2 जो है वो जिसका कंसंट्रेशन का हमें पता था, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा V2 भी, वॉल्यूम का भी उसको हमें पता था, हमने खुद उसके 10 ml या 20 ml जो भी लिए थे। N1 और N2 से मुराद नंबर ऑफ मोल्स है, यानी अगर वो दोनों आपस में रिएक्शन करें तो उनके रिएक्शन होने के बाद इस एक रिएक्टेंट के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में,
और दूसरे के भी कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मोल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रहे हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। तो इनको यूज करके हम अननोन की कंसंट्रेशन जैसे M1 है वो फाइंड कर सकते हैं। टाइट्रेंट क्या कहता है, ये वो सॉल्यूशन है जिसको हमने ऊपर ब्यूरेट में लिया हुआ है, ठीक हो गया, और इसको टाइट्रेंट का नाम दिया जाता है, यानी ये ब्यूरेट में लिया जाता है ऊपर टॉप पे, और इसको टाइट्रेंट का नाम दिया जाता है। ब्यूरेट क्या होती है इसकी शक्ल, अ, इधर बल्कि आएगी। हाँ इसमें शो नहीं हो रही, मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसको अभी। ब्यूरेट की वो क्या यानी शेप होती, ब्यूरेट लॉन्ग ट्यूब होती है। अब मैं बल्कि उसको अभी ड्रा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा बेटे, इसमें ये मैंने निकाला है डायग्राम ना इसकी, ये आपको लिखा नजर आ रहा है, ब्यूरेट होल्डर है ये, ठीक हो गया। और ये मैं ऐसे ना इसको, अच्छा ये ना व्यू इसका, ये बल्कि मुश्किल नहीं हो जाएगी देखना इसको, वहीं पे आप देख लेते हैं। ये है ना, ये ब्यूरेट लिखा हुआ ना, तो ये लॉन्ग ये अलग से भी शो की हुई है ब्यूरेट ये वाली, इसको बिरड बोला जाता है। ये इसके ऊपर ना 0 से लेके 50 तक यानी ये निशान लगे होते हैं, आप इसमें से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं भी। 0 पे मैंने इसको भर लेते हैं पहले, फिर इसकी यहाँ ये नॉब जो है यहाँ से थोड़ा सा खोलते जाते हैं, ये नीचे फ्लास्क पड़ी हुई है ना, इसके अंदर दूसरा सोल्यूशन होता है जिसके साथ आपने टाइट्रेट करना होता है। ये नीचे फ्लास्क में टाइट्रेशन फ्लास्क इसे बोला जाता है। तो ये नीचे पड़ी होती है, ऊपर ब्यूरेट है जो आपने उसके अंदर, यहाँ दूसरा सोल्यूशन लिया हुआ ब्यूरेट के अंदर, ये नीचे नॉब है जहाँ से आप खोलते हैं ड्रॉप वाइज उससे नीचे गिराते रहते हैं यहाँ तक कि वो रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है, फिर यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। और ऊपर ब्यूरेट जो है यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं भी कितना वॉल्यूम जो है इस सोल्यूशन का जो ब्यूरेट में लिया था वो इस्तेमाल हुआ है इस नीचे वाले सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करने के लिए, ठीक होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे था। टाइट्रेंट क्या होता है कि वो सोल्यूशन जिसको हमने ब्यूरेट में लिया हुआ है टाइट्रेशन के लिए ना, उसको टाइट्रेंट बोला जाता है। और टाइट्रेंड या टाइट्रेट या एनालाइट भी कहते हैं वो सॉल्यूशन है जिसको हमने नीचे कोनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है। ये नीचे कोनिकल फ्लास्क में जिसको लिया हुआ है वो टाइट्रेंड हो गया या एनालाइट हो गया। और ये या उसको आपने दूसरा नाम क्या दिया जी, टाइट्रेट का नाम दिया। और जो टाइट्रेंट है ये ऊपर है जो ब्यूरेट में लिया हुआ। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन को आपको पता है, आपके पास इस वक्त दो सोल्यूशन थे ना, एक को आपने पता चलाना, एक का आपको पता है, तो जिसका पता है उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हम पीछे सोल्यूशन में भी कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है या सोल्यूशन, उसका हम वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी की शक्ल में मोल पर डीएम क्यूब था। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड हम उसे कहते हैं कि जिसकी जो कंसंट्रेशन आप जब बना दें ना, उसका सोल्यूशन बना के रख दें, तो वो सोल्यूशन उसका वो 100% वो प्योर होता है, वो कायम रहता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आती, वो स्टेबल होता है। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होता है कि जिसकी आप अगर कंसंट्रेशन में आप सोल्यूशन बनाएं, तो अभी बनाया है तो अभी फौरन इस्तेमाल कर लें तो ठीक होगा, कुछ अरसे बाद आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो उसकी कंसंट्रेशन बदल चुकी होगी। उसकी वजह ये है कि वो सराउंडिंग से रूम टेम्परेचर जहाँ वो पड़ा होता है, तो अपनी सराउंडिंग पे जो वाटर वेपर्स वगैरह इधर उधर मौजूद है उनको जज़ब करके सोल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम वगैरह को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन में फर्क पड़ जाता है।
इंडिकेटर ये वो सब्सटेंस है जो आपको बताता है कि रिएक्शन मुकम्मल कब हुआ ना। जैसे अभी यहाँ आपने देखा कि एक को मैंने ऊपर लिया हुआ था, दूसरे को नीचे लिया हुआ था। तो अब ऊपर से ड्रॉप वाइज डालते जाना है जहां तक रिएक्शन मुकम्मल हो जाए। रिएक्शन मुकम्मल का मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे है यहाँ पे पहले से ही एक ऐसा कंपाउंड रख देते हैं जो कलर बदलता है। कब बदलता है? जब रिएक्शन मुकम्मल होता है। यानी ये नीचे सोल्यूशन था ना, उसके अंदर आपने इंडिकेटर डाल दिया, वो कोई ना कोई कलर शो कर लेता है। जैसे आप ऊपर से ब्यूरेट से वो दूसरा सोल्यूशन डालते जाते हैं, वो नीचे वाले से रिएक्शन करता जाता है। जैसे ही रिएक्शन मुकम्मल होता है, यानी नीचे जो दूसरा आपका रिएक्टेंट था वो खत्म हो जाता है, तो इसका जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप नीचे जाता है तो नीचे सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक हो गया? तो कलर बदलना, और ये बदल कौन रहा है? ये वो कंपाउंड बदल रहा है जो आपने इस नीचे वाले सॉल्यूशन के साथ एडिशनल डाला था। उसको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेट करता है, अपने कलर को बदल के आपको बताता है कि ये अब रिएक्शन मुकम्मल हो गया, अब ऊपर से ड्रॉप डालना बंद कर दें। ठीक हो गए? उसके बाद है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर रिएक्शन मुकम्मल हुआ है, तो आप अपना वो ऊपर से यानी इसको बंद कर देंगे। जैसे ही वो एंड इस जब रिएक्शन मुकम्मल की आपको इंडिकेशन मिल जाती है, वही आपका एंड पॉइंट होता है। इधर से हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ से अपनी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक हो गए? उसके बाद है कैलकुलेशन। इस फार्मूले से कैलकुलेशन चलती है। हमारे पास टाइप्स में एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है ना। और भी होती हैं लेकिन बुनियादी बेसिक्स ही हैं। वैसे तो ईडीटीए वगैरह, कम्प्लेक्सोमेट्री भी उससे बोला जाता है, कम्प्लेक्स टाइट्रेशन वगैरह होती हैं। लेकिन अब चूंकि बेसिक्स है सिर्फ, तो हम सिर्फ बुनियादी जो है ना उसी को सिर्फ रखते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब ये है कि एक एसिड आपके पास है और एक बेस है। दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन आपको पता होती है, दूसरे की आपने फाइंड करनी होती है। और इसमें इंडिकेटर जो इस्तेमाल होते हैं, या फिनाफ्थलीन होती है या मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होता है। फिनाफ्थलीन कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपकी जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। ठीक हो गया? तो वो तब हम फिनाफ्थलीन। और अगर आपकी बेस जो है वो वीक बेस हो तो फिर मिथाइल ऑरेंज। वीक बेस से मुराद जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वीक बेसिस में आते हैं। तो ये हो तो फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। और एंड पॉइंट इनका क्या है? जो कलर चेंज ये बताते हैं कि जो फिनाक्लीन है वो पिंक से कलरलेस होके बताएगा कि एंड पॉइंट है, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो से रेड होके बताएगा कि आपका रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। दूसरी टाइप है रिडॉक्स टाइट्रेशन की। रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर बेस करता है। और वो किसके दरमियान है? एनालाइट और टाइटेंट। वो जो टाइटेंट आपने जो ब्यूरेट में डाला था, एनालाइट जो आपका नीचे मौजूद था। यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होती है। तो इंडिकेटर्स ये इसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो बाज दफा ऐसा होता है कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो आपने इसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दो कंपाउंड होते हैं ना। एक आपने यहाँ नीचे लिया होता है, एक नीचे लिया होता है, एक ऊपर लिया होता है। तो इन दोनों में से अमूमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जो है वो ऊपर रख लेते हैं। नॉर्मली जैसे KMnO4 को ऊपर लिया जाता है। तो यानी वो जो आपका एजेंट है, जो रेक्टेंट है, उन्हीं में से एक जो आपका रेक्टेड है वो अपना कलर खुद ब खुद ही चेंज कर लेता है जैसे ही रिएक्शन मुकम्मल होता है। तो उससे हमें पता चल जाता है। और बाज़ दफ़ा हमें बाहर से खुद से इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है। जैसे आयोडीन की टाइट्रेशन कर रहे हो तो फिर हम स्टार्च को इंडिकेटर के तौर पे ऐड करते हैं। तो स्टार्च जो है वो कलर चेंज करके बताता है कि रिएक्शन मुकम्मल हो गया। आइडीमेट्री, आयोडीन, आइडीमेट्री और आयोडोमेट्री, ये दोनों आयोडीन से रिलेटेड है। आती ये रिडॉक्स टाइट्रेशन के नीचे ही है, लेकिन दोनों का ताल्लुक आयोडीन के साथ है। यानी अगर आप ऐसे टाइट्रेशन कर रहे हैं जिसमें आप आयोडीन जो है, आयोडीन आपकी जो है वो पहले एक रिएक्शन करती है। आयोडीन प्रोड्यूस आप करते हैं आयोडाइड आयन से ना, उसको हम नाम देते हैं आयोडीमेट्री। आयो और आयोडोमेट्री वो होता है कि जिसमें आपने नीचे आयोडीन नहीं डाली हुई बल्कि I- डाला था। वो दूसरा जो एजेंट है वो उसके साथ रिएक्शन करके आयोडीन प्रोड्यूस करता है, और फिर आयोडीन आगे रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। ठीक हो? यानी जो आयोडीन, आप स्पेलिंग से ध्यान रख लेना, ये आयोडीन के स्पेलिंग ये हैं। तो आयोडीन DI है, तो DI का मतलब ये कि आपने डायरेक्ट आयोडीन ही ली हुई है। इन्हें आप कहेंगे कि टाइटेशन विच इज परफॉर्म्ड डायरेक्ट विद आयोडीन I2 मॉलिक्यूल्स, उसको आयोडीमेट्री बोलते हैं। और वो टाइटेशन विच इज परफॉर्म्ड विद
आयोडाइड आयन विच प्रोड्यूस आयोडीन, तो उसको हम नाम देते हैं आयोडोमीट्री। ठीक हो गई। और लास्ट टॉपिक है जी बफर सॉल्यूशन हमारे पास है। बफर सॉल्यूशंस में ये शॉर्ट करके इसमें मैंने काफी इसको शॉर्ट किया हुआ है। तो बट इसमें ना इस अच्छा इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर और भी रिकॉर्ड मेरा है, मैं आपको ना वो बफर वाला डायरेक्ट जो है ना वो वाला शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। तो वो बफर वाला टॉपिक आप वहां से उससे समझ लीजिएगा। तो वो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन आपने फोकस इसी को, उसमें शायद हेडिंग्स कुछ एडिशनल हो, लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए हैं। आप चाहे उनको वो माइनस कर देना, आप सिर्फ इसी को फोकस कर लेना, लेकिन वो टॉपिक समझने में आपकी हेल्प कर देगा। तो ये चैप्टर भी आपका मुकम्मल हो जाता है यहाँ तक। ठीक हो गया।